सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जहां हम करेंगे सर किसका सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस ऑफ दिस आंसर शीट, जहां पे स्टूडेंट ने स्कोर करें सर कितने मार्क्स, 91 मार्क्स, 91 आउट ऑफ 100। और कौन से सब्जेक्ट में, ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में। ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में 91 आए हैं सर। जैसा आप देख सकते हो 70 में से 59 आए हैं, यानी ये 91 का ब्रेकअप क्या है, 59 मार्क्स आउट ऑफ 70 इन डिस्क्रिप्टिव। साथ ही साथ स्टूडेंट ने स्कोर करे 30 आउट ऑफ 30 इन एमसीक्यूज, प्लस 2 नंबर आईसीआई की तरफ से ग्रेस मार्क्स मिले। 2 नंबर आईसीआई की तरफ से ग्रेस मार्क्स मिले, तो अगर आप टोटल करोगे तो 59 प्लस 30 हो जाता है 89, 89 प्लस 2 इज इक्वल टू 91 मार्क्स। अब सर ये 91 मार्क्स जो स्टूडेंट ने स्कोर करे, इसमें हमको आंसर किस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि हम भी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, यही आपका की टेक अवे होना चाहिए इस वीडियो से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके तक आती रहेंगी, ताकि आप भी अपना ऑडिट का स्कोर एकदम बढ़िया ले जा सकें। और वीडियो को अगर बिना लाइक करे देख रहे हो तो गलत बात है, डू लाइक द वीडियो ताकि ये बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। सो बिफोर बिगिनिंग विद द वीडियो मैं आपको बताता हूं किस तरह से हम चलने वाले हैं। सो हम क्या करेंगे सर, हम कंपेयर करेंगे यहां पे आंसर को विद द सजेस्टेड आंसर, प्लस मैं आपको एक बात सिखाऊंगा, क्या ऑडिट में हमको पेजेस भरने हैं या फिर सिर्फ अगर हम क्वालिटी के भी 5 से 6 पॉइंट लिखते हैं तो आईसीआई पूरे के पूरे नंबर दे देता है। दूसरी बात, क्या ऑडिट में पूरे नंबर स्कोर करे जा सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि कई बच्चों के मन में होता है, उनको ऐसा बताया जाता है कि ऑडिट में आईसीआई हमेशा एक दो नंबर तो काटेगा ही काटेगा। तो ये जितनी भी गलत फहमियां हैं इन सबको हम दूर करेंगे, मिसकंसेप्शंस को दूर करेंगे इस वीडियो में। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3A के साथ। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया। अब सर हर क्वेश्चन यहां पे कितने नंबर का होता है, 14 मार्क्स का होता है। तो अभी आप यहां देख सकते हो 14 में से 11 मार्क्स स्टूडेंट ने डिस्क्रिप्टिव में स्कोर करे हैं। सबसे पहली चीज जो आप यहां पे देख सकते हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज एक पेन और कॉपी लेके बैठना, तभी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। बिकॉज जितनी भी लर्निंग्स होंगी इस वीडियो में से वो सारी आप अपने लिखते रहोगे, तो अगली बार जब आप अपने एग्जाम्स के लिए जाओगे, ऑडिट के एग्जाम के लिए जाओगे, तो उन लर्निंग्स को एक साथ आप गो थ्रू कर सकते हो। तो पहली लर्निंग जो मुझे यहां पे निकल के आती है सर, वो क्या आती है, स्टूडेंट ने जो आंसर बिगिन किया वो किसके साथ किया ऐसे के नाम के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इनका ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर क्वेश्चन 3 था किसके ऊपर, एक बार फटाफट देख लेते हैं। डुन 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 डुन, आ जाओ मेरे साथ 3A के पास। देखो 3A था क्या, 3A था क्वेश्चन, CAE is the auditor of LM Limited. Before commencing the audit, he started with the planning of audit. Planning needs to consider certain matters prior to identification and assessment of risk of material misstatement. Enumerate such matter. तो यहाँ पे सर कौन से मैटर्स होते हैं, सारा एसेज का गेम होता है। तो सारे 2020 वाले एसेज आ जाते हैं, जैसे एसे 320 मटीरियलिटी की बात करता है। उसके साथ हम बात करते थे सर 520 एनालिटिकल प्रोसीजर की, 620 एक्सपर्ट की, और एनालिटिकल प्रोसीजर में हम ऐसे करके 5 और 2 को घुमा देते थे, तो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते थे, एडवोकेट वाली। तो अब देखते हैं इन्होंने किस तरह से लिखा है सर। इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, ये इंट्रोडक्शन सीधा सीधा इन्होंने क्वेश्चन से कॉपी कर लिया। अब देखो सारे के सारे 2020 वाली चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले मिलेगा 320 मटीरियलिटी, ठीक है सर। दूसरा आपको एनालिटिकल प्रोसीजर मिल गया, दैट इज एसे 520। उसके बाद सर क्या आ जाता है, अदर ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज द लास्ट पॉइंट। उसके बाद इन्होंने बात करी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की, और लास्ट में बोला इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। तो अब अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया सर, सबसे पहले सारे पॉइंट्स लिखे और जो भी कीवर्ड्स थे उनको किया है अंडरलाइन, प्लस 2 पॉइंट्स के बीच में इन्होंने एक लाइन छोड़ी है ताकि नीटनेस दिखे, ताकि एग्जामिनर के लिए चेक करना आसान हो जाए। इतनी सारी कॉपीज में उसका भी एफर्ट कम लगे। तो अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का था सर, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, और आप देख सकते हो स्टूडेंट को 4 में से 4 मिले हैं। स्टूडेंट को 4 में से 4 मिले, तो हमने क्या क्या सीखा सर, जब भी अपना आंसर बिगिन करेंगे हम कोशिश करेंगे ऐसे के नाम के साथ बिगिन करें। जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं हम उनको अंडरलाइन करके चलेंगे, वेरी गुड। प्लस 2 पॉइंट्स के बीच में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव अ लाइन, आप उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग देके चलोगे। क्या ये 3 बातें क्लियर हैं? हाँ सर ये 3 बातें क्लियर हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3B। अब सर 3B देखो किसकी बात करता है, 3B कहता है मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिटर, मैनेजमेंट वॉज चेंज ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। Mr. G, an auditor at the time of receiving the written representation from the management, was in a dilemma regarding the date and period to be covered by written representation. नई मैनेजमेंट कहती है क्योंकि हम पिछले साल नहीं थे
क्योंकि हम पिछले साल नहीं थे तो हम प्रायर पीरियड की लेके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। न्यू मैनेजमेंट वाज ऑफ द व्यू दैट दे कैन गिव रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डेट दे टुक ओवर एंड नॉट फॉर द प्रायर पीरियड, नाउ गाइड द ऑडिटर। तो ये बात हम सीखते हैं सर ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में। तो इस आंसर को आपको दो भागों में बांटना था, एक तो आपको बात करनी थी डेट की, एक आपको बात करनी थी पीरियड की। डेट में हम क्या सीखते हैं सर, पास जितना बेहतर उतना। जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है इट शुड बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, प्लस ऑडिट रिपोर्ट आप तभी दे सकते हो जब आपके पास ऑडिट एविडेंस हो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिट रिपोर्ट हमेशा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बाद होती है। प्लस हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स में सीखा है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में आपको सारे इवेंट्स कंसीडर करने टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सो इट शुड बी नियर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना सर, कई बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, लास्ट लाइन वो रीड करेंगे कि मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, तो मैनेजमेंट को गलत लिख के एंड दे थिंक 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं सर, पहले आपको डेट के बारे में बताना, तो डेट के अलग से नंबर मिलेंगे। देन आप पीरियड की बात करोगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कवर्स ऑल द पीरियड्स कवर्ड बाय ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद आप लिखो कि जो लास्ट ईयर की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है उसको हमें वापस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं। आप मैनेजमेंट से पूछो क्या कोई चेंजेस हैं, अगर कोई चेंजेस है तो वो आपको चेंजेस के लिए एक अलग से लेटर दे देगा। एंड लास्ट में अगर मैनेजमेंट कहती है वी वर नॉट प्रेजेंट इन द प्रायर पीरियड, तो हम उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। दिस इज नॉट अ वैलिड रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल पीरियड वो स्टिल अप्लाई होती है। तो अब देखो बच्चे ने आंसर कैसे लिखा है सर। सबसे पहले अगेन इन्होंने ऐसे 580 कोट किया। अब सर डेट की बात की जाए तो इट कैन नॉट बी, ये कहता है ऑडिटर कैन नॉट फॉर्म द ओपिनियन एंड गिव द ऑडिट रिपोर्ट प्रायर टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने भी देखो सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात करी कि हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर करते हैं टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सो इट शुड बी एज नियर एज पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। प्यार से बोलो तो पास जितना बेहतर उतना, जो क्लोजअप वाली ऐड होती है। ठीक है सर। फिर हम बात करते हैं पीरियड की। तो अगर आप देखो डेट के बारे में लिखने के कितने नंबर मिले सर, 2 नंबर। मतलब डेट के लिए इन्होंने अलग से स्टेप वाइज मार्किंग छोड़ी थी। अब मैं बात करता हूं पीरियड की, तो इट विल कवर ऑल द पीरियड्स। अब अगर आप देखो पूरा का पूरा ये जो आंसर इन्होंने इतनी बड़ी लाइन लिखी, क्या मुझे पूरा रीड करने की जरूरत है? नहीं सर, ये जो अंडरलाइन पार्ट है बस मैं इतना भी पढ़ लूं तो एज एग्जामिनर मुझे कलेजे को ठंडक पहुंच जाती है कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चा पढ़ के आया है, मन से आंसर नहीं बना रहा, मेहनत करके आया है। तो ये चीज मुझे यहीं कहीं दिख गई। दूसरा इसने कहा इट कैन बी पॉसिबल दैट मैनेजमेंट मे हैव चेंज्ड एंड न्यू मैनेजमेंट बोले कि हम नहीं दे सकते, सो इट डजंट अंडरमाइन द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ ऑडिटर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सारे पीरियड्स की लेनी है। तो ये भी चीज भाई ने अंडरलाइन एकदम बढ़िया तरीके से कर दी। सो लास्ट में बोलता है जो मैनेजमेंट का व्यू है दैट इज नॉट करेक्ट। ये भी एक ऐसी चीज है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगेट, बिकॉज भाई साहब कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। तो इस आंसर में हमने क्या सीखा सर, जब भी इस तरह का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप बस क्वेश्चन की लाइन लिखोगे, पॉइंट्स लिखोगे, आपका काम चल जाएगा। बट जब इस तरह का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको अपना आंसर लॉ की तरह लिखना पड़ेगा। सर लॉ की तरह मतलब आप अपना ऐसे कोट करोगे प्लस उसका प्रोविजन कोट करोगे। ओ देन उसके बाद आप इसके फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे कि फैक्ट्स ऑफ द केस का मतलब है अभी इस केस में मैनेजमेंट कह रही हम नहीं देंगे। तो उसके बाद आप लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन ये कहता है तुमको देना पड़ेगा, तुमको हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, मैनेजमेंट का व्यू इज नॉट करेक्ट। तो ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द न्यू मैनेजमेंट which should cover all the periods covered by financial statement. Does it make sense or not? Yes sir. तो ऑडिट में बच्चों के मन में डाउट रहता है सर आंसर लिखना कैसे है, तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट 4 पॉइंट्स लिखो, नंबर मिलेंगे। अगर इस तरह का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन कंक्लूजन आप लिख के चलोगे। गॉट द पॉइंट? गॉट इट सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात करता है? अभी इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले भाई को सर? अगर मैं देखूं 4 में से यहां पे इनको 3 नंबर मिल गए। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि हाँ इक्का दुक्का नंबर वहां पे कट सकता है, बट इतना लिखने के बाद भी अगर 4 में से 3 मिल रहे हैं विच आई फील इज वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3C की बात करते हैं। 3C आपका कितने नंबर का था सर? 3 नंबर का था। ये कहता है सीधा सीधा अगर मैं लास्ट लाइन पढ़ूं, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर द मैनुअल एलिमेंट्स मे बी मोर सुटेबल। सो अगेन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि मैनुअल एलिमेंट्स कहां पे सुटेबल होते हैं। तो सर वो circumstances where the errors cannot be defined, anticipated or predicted, जो हम बोलते हैं डैप, it can't be defined, anticipate or predicted। तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर ये यहां से भी लिखना स्टार्ट करता ना इसका काम चल जाता। तो यहां से आपके लिए एक बहुत बढ़िया मैं सीख दे रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है ना दिस इज इररेलेवेंट। अगर आप एग्जामिनर की चेकिंग भी स्टार्ट करो तो यहां से शुरू हुई है
यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो आपने बस यहाँ पे ये नहीं सीखना क्या करना है, ये भी सीखना है क्या नहीं करना। तो ये जो पार्ट है, जो इररेलेवेंट वाला पार्ट है, ये आप अवॉइड कर सकते हो। कब? जब इंस्टीट्यूट आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सर्कमस्टेंसेस बता दो भैया मेरे को। तो यहां पे भी देखो इन्होंने अंडरलाइन किया है। दूसरी बात सर, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं विच आर लार्ज, नॉन रिकरिंग, अनयूजुअल इन नेचर, वहां पे आता है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस पे, प्लस मॉनिटरिंग द ऑटोमेटेड कंट्रोल। सो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे यहां पे जहां इन्होंने अपने तीनों के तीनों पॉइंट लिखे, 3 में से 3 नंबर मिल गए। गॉट इट सर। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। इन्होंने पूछा था सिंपल टू इन ऑर्डर टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन दैट इज रिक्वायर्ड बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये जो चीजें हैं ना, जो भी इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में नई ऐड करी हैं, क्या बोला सर? जो इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में नई ऐड करी हैं, अभी अगले 2 से 3 अटेम्प्ट इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहने वाली है, मैं बता दूं। तो ये जो चीजें हैं इन पे प्लीज अच्छे से फोकस करके जाना। जैसे आपका ऐसे 260 हो गया, 265 हो गया, इंटरनल ऑडिट वाला जो चैप्टर ऐड हुआ है ऐसे 610 हो गया, ऐसे 600 हो गया, ठीक है। ये सारे नए टॉपिक्स पे प्लीज आप एकदम बढ़िया तरीके से फोकस करके चलेंगे। इसी तरह ये जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी जो आईसीआई ने टॉपिक पूछा था, दिस वाज अ न्यूली एडेड टॉपिक, तो प्लीज इन पे अच्छे से फोकस करके चलना। सर हमको कैसे पता चलेगा नए टॉपिक्स कौन से थे? सो जो क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी क्लास के साथ साथ बताया कि ये सारे नए टॉपिक्स हैं। प्लस अगर आपने क्लास वगैरह नहीं लिया, आप सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हो, तो एक बार आप ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स की थोड़ी मैपिंग वगैरह रेफर कर सकते हो कि क्या क्या नए डिफरेंसेस हैं, उन पे थोड़ा अच्छे से फोकस करके चलना, ठीक है सर। अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सर इसमें हमें डायरेक्ट 3 से 4 पॉइंट लिखने थे। क्या 3 से 4 पॉइंट लिखने थे? अब इसमें ना कोऑर्डिनेशन में भी 2 टॉपिक्स थे। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको बताता हूं पहचानते कैसे। ऑसम। अब देखो भाई साहब, आईसीएआई ने आपके कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे 2 टॉपिक्स दे रखे थे। एक दे रखा था डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन। डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली आप क्या क्या कोऑर्डिनेट करके चलोगे, ठीक है। इन डिस्कसिंग द प्लान यूज ऑफ वर्क विद द इंटरनल ऑडिट फंक्शन फॉर कोऑर्डिनेटिंग, हम क्या क्या चीजों को एड्रेस करेंगे, किन चीजों पे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये तो मैंने कहा था बेसिक तरीका, जो भी हम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर होता है, ये सब कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, ठीक है सर। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक था, ये कहता है कोऑर्डिनेशन इज इफेक्टिव जब ये 3 चीजें होती हैं। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है सर? इसने पूछा इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिवनेस, व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर। मतलब सर हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन की इफेक्टिवनेस पूछी है, या ये पूछा है कि कोऑर्डिनेशन में क्या क्या मैटर्स को एड्रेस करना पड़ता है। यस, क्या इनमें से ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन बैंक में था? नहीं, आईसीआई ने इसके ऊपर अभी तक कोई आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब आपके जो नोट्स हैं उनकी कवरेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि स्टडी मटेरियल को अच्छे से कवर करके चले। प्लस जब आप नोट्स को गो थ्रू कर रहे हो और ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जो पॉइंट वाइज है, ऐसा नहीं है कि ये पैराग्राफ में, हाँ सर, तो जो भी पॉइंट वाइज फॉर्म में टॉपिक है उसके काफी चांसेस है एग्जाम में रिपीट होने के। तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई साहब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है किसका, कोऑर्डिनेशन का, और वो पूछता है कि कोऑर्डिनेशन क्या क्या एक्टिविटीज एड्रेस करता है, तो मुझे ये लिखना है। बट अगर वो पूछता है कोऑर्डिनेशन की इफेक्टिवनेस के लिए मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो मुझे ये लिखना है। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब अगर मैं इनकी बात करूं, इन्होंने अपनाई स्मार्ट अप्रोच। इन्होंने सोचा कि भाई मेरे को कोऑर्डिनेशन से 2 टॉपिक्स याद आ रहे हैं, पहला वाला भी याद आ रहा है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड वाला, और दूसरा वाला भी आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? दोनों लिख दो। ऐसे टाइम पे क्या करें? दोनों लिख दो। सर एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आईसीआई नंबर काटेगा, आईसीआई नंबर काटेगा। तो मुझे बताओ क्या इनके नंबर कटे? क्या इनके नंबर कट गए क्या? ये देखो 3D में इन्होंने पूछा कि ऑल द टाइम्स थ्रू आउट द ऑडिट आपने कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है सर। अब यहां पे पॉइंट्स देखो कितने मैच हो रहे हैं। एप्रोप्रिएट इंटरवल्स थ्रू आउट द पीरियड, सिग्निफिकेंट मैटर्स पे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। प्लस दूसरी बात ये कहता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर ने एडवाइस कर रखा है इंटरनल ऑडिटर को कि वो किस तरह से उसकी रिपोर्ट यूज वगैरह करेगा। तो यहां पे देखो कितने कितने पॉइंट्स इनके मैच हो रहे हैं। दे मस्ट कम्युनिकेट द मैटर्स दैट आर रेलिवेंट फॉर द इंटरनल ऑडिट वर्क, ये वाला ये इनका मैच ही नहीं हो रहा। एट ऑल टाइम्स थ्रू आउट द ऑडिट, चलो थ्रू आउट द पीरियड वाली चीज एक लेवल पे आप कह सकते हो मैच हो रही है। इंटरनल ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल ऑडिटर द सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट माइट अफेक्ट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर। तो ये वाला पॉइंट इनका मैच हो रहा है, ये वाला पॉइंट आधा अधूरा मैच हो रहा है। अब आईसीआई आधा नंबर नहीं देता, तो इन्होंने यहां पे कितने दे दिए?
1 आउट ऑफ 3 मार्क्स। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में घबरा जाओ कि सर कौन से पॉइंट्स लिखने, आप दोनों पॉइंट्स लिख के आओ, जो पॉइंट आपका मैच हो रहा होगा मार्किंग स्कीम से उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर, समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का था सर? 14 मार्क्स का था, एंड 11 आउट ऑफ 14 इज अ रियली गुड स्कोर। अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या लर्निंग्स निकल के आती हैं। अब आता है सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 6A। देखते हैं क्वेश्चन 6A में क्या था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6A। अब 6A में दो ऑप्शन थे जिन्होंने ऊपर वाला ऑप्शन किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दो एंगेजमेंट पार्टनर की EQCR को लेके क्या है। तो EQCR को लेके बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि लिस्टेड एंटिटीज के केस में EQCR अपॉइंट करना है, अपॉइंट करके उसके साथ टाइम पास वाले मैटर डिस्कस नहीं करने होते, सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करने होते हैं। आखिरी में डोंट डेट द रिपोर्ट अनलेस द EQCR इज कंप्लीटेड। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, प्लस लास्ट में अगर इनके बीच में थोड़ा मतभेद वगैरह हो जाती है, थोड़ी यू कैन से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है, तो फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के हिसाब से चलना है। तो ये कहता है लिस्टेड एंटिटीज के केस में देखो इन्होंने अंडरलाइन कर दिया कि EQCR इज रिक्वायर्ड। देन सर करना क्या है, अब देखो मार्किंग इनकी कहां से स्टार्ट हुई, यहीं से स्टार्ट हुई। तो इंश्योर दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ EQCR इज मेड। अब कई बच्चे बोलते हैं सर कीवर्ड क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है जब पूरी लाइन में लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ EQCR तो कीवर्ड हो गया अपॉइंटमेंट। सेकंड वाली लाइन में क्या कीवर्ड होगा, डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो सर सिग्निफिकेंट मैटर हो गया कीवर्ड। डोंट डेट द रिपोर्ट अंटिल द EQCR इज कंप्लीटेड, तो ये डेटिंग वाली बात हो गई। तो यहां आपका पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट होता है। एंड कहीं पे ये कहता है सिग्निफिकेंट मैटर्स वाली बात आ गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये लिस्टेड एंटिटी है तो EQCR के हिसाब से ये सब चीजें होनी चाहिए। अब अगर आप सजेस्टेड आंसर देखोगे मेरे साथ, तो सजेस्टेड आंसर में सर क्या बातें लिखी हैं, 3 बातें तो ये लिखी हैं और चौथी बात लिखी है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली। जो यहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिसिंग है, इसलिए इनको 4 में से 3 नंबर मिले। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो आप भी एग्जाम में अगर आप भी अगर एग्जाम में ऐसे इक्का दुक्का पॉइंट स्किप कर देते हो तो घबराना नहीं है, इसके बाद भी आपके 91 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, ठीक है। सो भले ही आप इक्की दुक्की गलती करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डोंट टारगेट परफेक्शन। अगर आप ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाते हो तो आपको टेंशन भी ज्यादा होती है कि और कैसे इतनी परफेक्शन लाएंगे। जितने मेन कीवर्ड्स वगैरह हैं उतना आपको याद रहना चाहिए, बाकी फ्रेमिंग आप अपने वर्ड्स में भी करोगे तो ICA नंबर पूरा पूरा देके चलता है। अब सर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6B पे। 6B किसकी बात करता है, ये कहता है कि हमने कई सारे लोन्स वगैरह एडवांस करे हैं, एंड ये जो लोन्स हैं ये गारंटीड बाय गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट की गारंटीड वाला टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होती है तो उसको NPA नहीं बनाते अनलेस द गारंटी इज रेप्यूडिएटेड इन्वोक्ड। तो यही वाले पॉइंट्स इसमें आने चाहिए। तो अब आप इसकी प्रेजेंटेशन देख सकते हो कि सबसे पहले इन्होंने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी में हम उसको NPA कब मानते हैं सर? NPA मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन। इनकम हमेशा रियलाइजेशन बेसिस पे होती है, नॉट अक्रूवल बेसिस, बट दीज आर नॉट रिगार्डेड एज NPAs फॉर एसेट क्लासिफिकेशन। स्टेट गवर्नमेंट के केस में इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, दीज आर रिगार्डेड एज NPA फॉर बोथ इनकम रिकॉग्निशन एज वेल एज एसेट क्लासिफिकेशन। कोई एक्सेप्शन नहीं है लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एडवांस। एंड उसके बाद इन्होंने बोला जब भी NPA बन जाएगा, NPA कब बनाते हैं, व्हेन इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। तो सारे के सारे प्रोविजंस आ गए, तो इनको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन ने भी यही पूछा था, हाँ सर क्वेश्चन ने भी यही पूछा था। अब इसमें बच्चा गलती क्या कर सकता है सर, गवर्नमेंट में वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में लिखाएगा। क्या पूछा तुमसे सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखना है, स्टेट गवर्नमेंट भी लिख के आना है। ICA का सजेस्टेड अगर अब हम देखें तो सर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने भी यहां पे लिखा है ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, guarantee is not invoked or repudiated classified as standard but NPA for income recognition purpose। स्टेट गवर्नमेंट के केस में ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसमें हम अगर ये ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज तो हम उसको NPA बोलते हैं फॉर बोथ प्रोविजनिंग एज वेल एज इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। गॉट इट सर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात हुई है ऐसे 450 क्वेश्चन नंबर 6C किसको लेके था सर? 6C बात करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन की। तो स्टेट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द मिसस्टेटमेंट। तो इसमें जो भी मिसस्टेटमेंट्स आती है ऐसे 450 में ट्रिवियल की बात करते हैं, उसके बाद ट्रिवियल के अलावा जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो और करेक्ट करा ली, जो अनकरेक्टेड है वो इममटीरियल है। ये सारी 3 टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ती हैं। और मैं आपको बता दूं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट एकदम लास्ट में दे रखा होता है ऐसे के, तो मोस्टली स्टूडेंट्स थक जाते हैं। उनको लगता है जो लास्ट में बातें दे रखी हैं ऐसे नहीं पूछेगा, पूछ लेते हैं क्योंकि इनको पता है कि स्टूडेंट यहां तक आके थक जाता है। तो ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाली बातें हैं इनको आपने अच्छे से कवर करके चलना है।
गॉट इट सर। 6C में अगर इनको अगेन अब वापस आप देखो, ऑल द मिसस्टेटमेंट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स की इन्होंने बात करी, गॉट इट। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मटेरियल की बात करी, फिर इन्होंने यहाँ पे ट्रिवियल वाला वर्ड लिखा तो इसको नंबर मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे मटेरियल की बात करी, जो अनकरेक्टेड है वो मटेरियल नहीं है, ऑल द मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे इनको 3 में से 3 नंबर मिल गए, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे बच्चे ने इसका मतलब समझ रखा था चीजों को, कि पता थी 3 टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट है और उनको डॉक्यूमेंट करके चलना है। अब सर 6D की बात करते हैं, 6D में क्या है। अब 6D में इन्होंने ऐसा क्या पूछा था जो इंड एस और एएस लिखना पड़ गया, देखते हैं। किथे गया 6D, किथे गया 6D। सर 6D में इन्होंने पूछा है कि विच काइंड ऑफ लीज एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। तो भाई साहब अब यहां पे आती है आपकी नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, कि आपको देखना है कौन सी लीज एंटर हुई है। JK Limited has opened a new manufacturing unit, and for that they want a plant and machinery. Since capital outflow will be huge, they consider taking it on a lease. They have approached several parties and have shortlisted one of them, जो उनको 11 years की लीज दे रहा है, जो एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है। तो मुझे बताओ ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंशियल लीज? सर दिस इज अ फाइनेंशियल लीज। क्यों? क्योंकि आपने एसेट की पूरी लाइफ के लिए उसको रख लिया। एज पर द एग्रीमेंट इट विल ऑल्सो बियर द इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ द एसेट। कौन बियर करेगा इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस? JK लिमिटेड। तो एक तरह से आप एसेट को खरीद रहे हो, यू कैन से इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। सो ये फाइनेंशियल लीज है। एंड व्हाट इज द ओनरशिप स्टेटस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड टैक्स बेनिफिट्स। तो अगर आप यहां पे देखो फाइनेंशियल लीज का सर क्या क्या होता है, स्टेटस ऑफ ओनरशिप क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर का जो ऑप्शन है वो हमेशा एंड ऑफ द लीज पे मिलता है, सो इट इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। अब सर जब मैं बात करता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो इट इज ट्रीटेड एज अ लोन अरेंजमेंट, जहां पे एसेट की ओनरशिप हमें अभी लेसी की है, एंड दस वो बैलेंस शीट पे भी दिखता है लेसी की, जिसने एसेट लिया है। टैक्स बेनिफिट क्या है, जो लेसी है वो सर इसमें डेप्रिसिएशन के भी मजे ले सकता है, प्लस वो जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है उसका भी उसको मिल जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर हमको कैसे सपना आएगा कि ICAI को लीज वाला टॉपिक पसंद आ रहा है, हमको कैसे सपना आएगा कि हमें भी लीज वाले टॉपिक पे फोकस करके चलना है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप RTP May 24 खोल के देखो, मैं बता रहा हूं ना इस वीडियो में आपको हर पल पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप RTP May 24 खोल के देखोगे ना, आपको मैजिक मिलेगा। सर क्या बात कर रहे हो, मैजिक मिलेगा? मैं तुमको मैजिक दिखाऊं अभी यहाँ पे? हाँ सर दिखाओ, जल्दी से आओ मेरे साथ BOS पोर्टल पे चलो। यहां पे कहां गई मेरी RTP, कहां हो तुम? ये रही इंटरमीडिएट May 24 RTP, ऑडिट एंड एथिक्स आ गए सर। अब देखो RTP में यहां पे आपके पास एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। ये RTP मैंने YouTube पे भी सब बच्चों के लिए कराई थी, और उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन ICAI ने पूछा था। सर ऐसा मत बोलो। अब देखो, फ्रॉम अ लेसीज परस्पेक्टिव हाईलाइट द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड टैक्स बेनिफिट। मतलब RTP जिंदाबाद, RTP जिंदाबाद। सो दोस्त मेरे प्यारे, हमको RTP एकदम अच्छे से करके चलनी है, हमको RTP को एकदम इज्जत देके चलनी है। जो भी आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिखते हैं RTPs में, उन टॉपिक्स में कोई भी कंजूसी मत छोड़ के जाना। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर, समझ गए सर। तो यहां आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम बढ़िया तरीके से कवर होता है। यहां पे बच्चे ने भी ठीक से एकदम फाइनेंशियल लीज आइडेंटिफाई करी, फिर उसके बाद पकड़ भी लिया सारे पॉइंट्स को जो जो ICAI ने पूछे थे, कि भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं टू द लेसी, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आएंगे। रिकॉर्डेड एज अ एसेट, डेप्रिसिएशन का मजा भी मिलेगा, इंटरेस्ट का मजा भी मिलेगा, और जो भी खर्चे वगैरह हो रहे हैं वो सब चीजें उनको दिखाने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी इनको 3 out of 3 मार्क्स मिल गए। अब सर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A। अब 5A से सर हमको क्या सीखने को मिलेगा? अभी मजा आएगा, 1 मिनट रुको बस। 5A से मैं बताता हूं क्या सीखने को मिलेगा। 5A का क्वेश्चन देखो, तुमको क्वेश्चन पढ़ के मजा आ जाएगा। PQ and company wants to diversify the business and इस पर्पस के लिए they want to raise the money by issue of shares. फेस वैल्यू ऑफ शेयर कुछ दे रखे 100 रुपए, बट द डायरेक्टर प्रपोज कि हम 100 का नहीं 95 का देंगे, डिस्काउंट पे देंगे। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कह रहा है इसको लेके ऑब्जेक्शन है, बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पूछे सेक्शन नंबर 53 के, विद रेफरेंस टू द शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, एंड अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो क्या दिक्कत होगी। अब मैं आपको बताता हूं सर, आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑडिट ऑफ द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे ICAI ने पूरा का पूरा आपको बढ़िया बढ़िया रायता फैला के दिया है। अब यहां पे ICAI की एक यू कैन से इंक्लिनेशन है कुछ टॉपिक्स को लेके सर। क्या? एक तो डिस्क्लोजर,
और डिस्क्लोजर भी वो नॉर्मल वाले डिस्क्लोजर नहीं जो बेसिक डिस्क्लोजर होते हैं पीएनएल और बैलेंस शीट वाले, नहीं, जो तड़कते भड़कते एडिशनल डिस्क्लोजर्स होते हैं ना वो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में मैंने एडिशनल डिस्क्लोजर की एक वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, उसी में एडिशनल डिस्क्लोजर डाल रखा है, उसको करके जाना, ठीक है सर। दूसरी बात, जो आपके कंपनीज एक्ट के बेसिक सेक्शंस हैं शेयर्स वाले, सर शेयर्स वाले का क्या मतलब है, एक तो आपका शेयर प्रीमियम वाला सेक्शन हो गया, एक डिस्काउंट वाला हो गया, एक बायबैक हो गया, एक आपका बोनस हो गया, ठीक है, इसी तरह आपका राइट शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। इसी प्रायोरिटी में आपने इनको कवर करके चलना है, प्रीमियम वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी, डिस्काउंट वाले को सेकंड, बायबैक, बोनस, राइट, एंड लास्ट में लास्ट में कौन सा आ गया ये प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो ये जो भी शेयर्स वाले टॉपिक्स हैं, सेक्शंस हैं, प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज करके चलना। ये आईसीआई के फेवरेट हैं, इसमें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। दूसरी चीज जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस वाले पेपर में 2 क्वेश्चंस आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग पूछे हैं, अगर आप देखोगे तो। अभी एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा AS 10 वाला, जो इस बच्चे ने पता नहीं कैसे अटेम्प्ट कर लिया, मैंने भी इसको कॉल करके पूछा था भाई AS 10 की बातें कैसे आती थी, तो ही जस्ट टोल्ड मी कि सर AS 10 के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे उन्हीं को यूज करके मैंने आंसर लिखा और आईसीआई ने नंबर दे दिए। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली चीज है, अगर आपकी एएस पे कमांड है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। इसके अलावा जो भी टॉपिक आता है उसका अगर आप लॉजिकली फ्रेम करके भी आंसर लिखोगे तो 1-2 नंबर आप उसमें टारगेट कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग विद अ चैप्टर लाइक ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। अच्छा हाँ, इसके अलावा भी जो टॉपिक आते हैं वो आपके रीसेंट आरटीपीज और एमटीपीज से होते हैं। क्या आप बात कर रहे हो सर? हाँ, इस वाले पेपर में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया जो आईसीआई ने लास्ट 2 से 3 अटेम्प्ट पहले की आरटीपी में पूछ रखा था। तो मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, जो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स की आरटीपीज और एमटीपीज हैं उनके ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस के क्वेश्चंस जरूर करके जाना। सर आप ही हमको करा दो ना, मैं कराने वाला हूं। फॉर द September 24 Jan 25 एग्जाम्स इन द कमिंग वीक आई विल बी टेकिंग अ सेशन फॉर द रीसेंट आरटीपीज एंड एमटीपीज। जो भी नए नए क्वेश्चंस हैं प्लीज उन सेशंस को अटेंड करना, बट उन सेशंस को अटेंड करने से पहले ये डिस्क्लोजर वाली वीडियो आपने कवर करके आनी है। गॉट द पॉइंट? गॉट इट सर। अब आ जाओ बी पार्ट पे। सर बी पार्ट वही है, अरे जिसकी बात हो रही थी वही पूछा है। देखो क्या कह रहा है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट विच विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पीपीई। तो पीपीई का कॉस्ट का पार्ट क्या क्या चीजें नहीं बनती, यही सारी चीजें यहां पे लिख रखी हैं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, इनॉग्रेशन कॉस्ट, क्या पूजा एक्सपेंसेस वगैरह आपके पीपीई कॉस्ट का पार्ट बनते हैं? नहीं सर, ये कभी नहीं बनते। कोई नई प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो आप मार्केटिंग का खर्चा करते हो, क्या वो पीपीई का कॉस्ट बनते हैं? नहीं सर। इसी तरह स्टाफ ट्रेनिंग की जो कॉस्ट करते हो, ओवरहेड कॉस्ट करते हो, पीपी का पार्ट बनते हैं। अब मैंने जब बच्चे से पूछा कि मैंने कहा भाई तुमको ये 4 बातें याद कैसे आई, उसने कहा सर पीपी के क्वेश्चंस में ना इन्हीं को हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। तो जितने एग्जांपल मुझे याद आ रहे थे वो सारे मैंने लिख दिए। और अगर आप इनका आंसर का फ्रेमिंग भी देखोगे, वैसे ये सेक्शन 53 इन्होंने एकदम सही लिखा, क्योंकि बोथ ग्रुप्स दे रहे थे तो उनकी लॉ पे कमांड थी। बहुत बढ़िया सर। दूसरी चीज, और हाँ भाई इसमें एज अ फैकल्टी में कोई क्रेडिट नहीं ले रहा। सेक्शन 53 क्या मैंने बच्चे को पढ़ाया था? नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। बट हाँ, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस की मैंने 3 वीडियोस डाल रखी थी यूट्यूब पे। सेकंड वीडियो में सेक्शन 53 कवर्ड है। वो अगेन आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट, तुक्का लग गया वहां पे, ठीक है सर। दूसरी चीज अब बात करते हैं सर ये पीपी वाली। देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो कंस्ट्रक्शन, आईसीआई कहती है ये सब नहीं चलेगा। इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट आईसीआई को पसंद नहीं आया। साइट प्रिपरेशन आईसीआई को पसंद नहीं आया। ट्रायल रेल एक्सपेंसेस वगैरह भाई ने पूरा ट्राई मारा कि भाई जितनी चीजें हो सके मैं लिखूं। फिर उसके बाद इन्हें लिखा फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल मेकिंग द पीपी। अब सर क्या चीजें इन्होंने बोला कि जो पीपी का मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं बनने चाहिए, ऑपरेटिंग लॉसेस पीपी का पार्ट नहीं बनने चाहिए, और इनॉग्रेशन कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग, रिलोकेटिंग। जहां आईसीआई के एग्जामिनर को अपने पसंदीदा पॉइंट्स दिखने लग गए वहां नंबर आने लग गए। तो ये आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। 3 नंबर इस चीज के मिल गए। मेरे को लगता है ऊपर इन्होंने वो कॉस्ट लिख रखी थी जो जनरली पीपी का पार्ट शायद से बन जाती है, ठीक है। इन्होंने लिखा था इट शुड फॉर्म पार्ट, तो पहले इन्होंने फॉर्म पार्ट। अब बताओ इसकी जरूरत थी क्या? नहीं सर, जरूरत नहीं है। तो जो अननेसेसरी चीजें उनको अवॉइड करके चलो। पेजेस भरने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली जो आपसे पूछा गया है वही चीज आप एग्जाम में लिख के चलेंगे। गॉट इट सर, एकदम अच्छे से समझ गए सर। तुमको पूरे मजे कराऊंगा आज। देखो अब आ जाओ सी पार्ट पे। प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। अब इन्होंने 3 केसेस दिए हैं, बताओ कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट हुआ। सबसे पहले सीए इन प्रैक्टिस एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर जिसमें सिस्टर पार्टनर है। अब बच्चा लिखता है फेमिलियरिटी थ्रेट। तुमसे पूछा कौन सा थ्रेट है?
तुमसे पूछा कौन सा थ्रेट है, तुमसे पूछा फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा अवॉइड हुआ, जैसे हम पढ़ते हैं ना 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कोई प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। अब अगर मेरी बहन ही पार्टनर है उस कंपनी में, तो सर कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल की बैंड बजेगी? कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, ऑब्जेक्टिविटी हाँ, क्योंकि बहन उसी कंपनी में काम करी तो सर बायसनेस आएगी। तो यहां आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पहचानना था और उनको फैक्ट्स ऑफ द केस से रिलेट करके बताना था। ठीक है, तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कहता है कोई भी काम ऐसा मत लो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस लेके आता है। ऑब्जेक्टिव विल बी वायलेटेड इन द गिवन केस बिकॉज सिस्टर इज अ पार्टनर। फिर उसके बाद सेकंड केस में सर क्या था, आपका कोई दोस्त है वो आपसे इंफॉर्मेशन वगैरह मांग रहा था कि आपके फ्रेंड ने आपसे बोला कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन दे दो, तो यहां पे किसकी बैंड बजी? कॉन्फिडेंशियलिटी की। तो अगेन आप बोलोगे हमको रिस्पेक्ट करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी, बेसिकली आपको क्या करना है ना, ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन दे दो, कॉन्फिडेंशियलिटी की डेफिनेशन दे दो, फैक्ट्स ऑफ द केस से रिलेट कर दो, आईसीए पूरे के पूरे नंबर आपको देके चलेगा। सर फिर बात होती है थर्ड पॉइंट में, इन्होंने क्लाइंट को शायद से कुछ ढंग से समझाया नहीं था, फेल टू इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट द चेंज इन लॉ। अब यहां पे क्या करना है सर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की बात करो, अटेन एंड मेंटेन कॉम्पिटेंस स्किल केयर, ठीक है, और उसके बाद बोल दो सिंस यू आर नॉट गाइडिंग द क्लाइंट प्रॉपर्ली दिस विल बी एप्लीकेबल। अब सर दिखाओ बच्चे ने कैसे आंसर दिया। अब यहां पे भी बात कैसे हुई है, ऑब्जेक्टिविटी की, वेरी गुड। अब ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है सर, विदाउट बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, खुद की बीसी, विदाउट बायसनेस, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड पर्सन, डेफिनेशन लिख दी और फिर लिखा ऑब्जेक्टिविटी। यहां पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी में उन्होंने आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को पहले डिफाइन कर दिया, नॉट डिस्क्लोज द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर, वही अटेन एंड मेंटेन वाली बात लिख दी। हैप्पी सर। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, किसकी बात करता है, 5D की, बस खत्म होने वाला है। 5D किसकी बात करता है, निधि कंपनी। सर निधि कंपनी कौन आने वाला है, 12 बजे निधि आने वाली है, तो 12 बजे का मतलब था 1:20 का रेशियो होना चाहिए, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो, 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट। भाई साहब टिप्स पे है सर कारो तो हमारे। एंड लास्ट में क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है इन द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और लोन, तो वो बात आपका बता के चलते हो, डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट। तो यहां पे भी इन्होंने क्लॉज 12 लिखा, अगेन कारो के केस में क्लॉजेस याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पैरा 3 ऑफ कारो 2020। और अगेन आप देखोगे तो 1:20 को इन्होंने डब्बे में डाला कि भाई तेरा भाई याद करके आया है, 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स, इसको भी डब्बे में डाला, और लास्ट में डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट। गॉट इट और नॉट? यस सर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मनी लिखा है सर, अगर आईसीआई का सजेस्टेड आंसर देखे तो वहां तो डिपॉजिट लिखा था। एग्जामिनर इतना भी बदमाश नहीं है कि आपका एकदम मतलब बिल्कुल ही परेशान ही कर देगा। डिपॉजिट की जगह अगर आप मनी भी लिखते हो, लिटिल सिनोनिमस टर्म भी लिखते हो, चल जाता है। मोटा माटी आपका आंसर सही बैठना चाहिए, आपने मन से नहीं लिखा होना चाहिए। सो अगेन यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल गए। सीख गए सर। और जो भी आप देखोगे आंसर शुरू हो रहा है, हर फ्रेश आंसर एक फ्रेश पेज के साथ शुरू हो रहा है। जितने भी क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आर डन टुगेदर, यानी 5 का A B C D सब साथ में किए हैं। सर हमको अगर 5 का A आता है, B नहीं आता, तो B के लिए 4 पेज छोड़ के C स्टार्ट करो। दिस इज हाउ द थिंग शुड बी डन, ताकि एग्जामिनर के लिए भी आसानी हो आपका पेपर चेक करने में। सो मुझे लगता है काफी सारी बातें आप सीख चुके हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो पूरा का पूरा पेपर है, ये मैं आपके साथ इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप इसको वहां पे भी रेफर करके चल सकते हो। अगेन यहाँ पे आप देखोगे ऐसे के नाम के साथ स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद जो भी आपके कीवर्ड्स थे उनको अंडरलाइन किया है, ठीक है, कि दे शुड कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका आंसर एज इट इज स्टडी मटेरियल से मैच करना चाहिए, बट येस जो कीवर्ड्स हैं वो आपके मैच होते हुए चलने चाहिए। गॉट इट सर। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ और ऐसी चीज़ है जो दैट वी नीड टू डिस्कस। मोटा माटी जितनी चीज़ें मुझे आपको आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग समझानी थी वो मैंने सिखा दी हैं। बाकी मैं आपको और समय नहीं लूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड आई जस्ट विश यू द बेस्ट कि आपके भी इतने अच्छे नंबर आए ऑडिट के लिए। एक बार मैं अगर समराइज करना चाहूं तो मैं आपको ये समराइज करूंगा, जो रेलिवेंट कंटेंट है उसी के आईसीआई आपको नंबर देता है। आईसीआई को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपने कितने पेजेस भरे हैं। दूसरी चीज सर, हमें हर चीज से घबराना नहीं है, कई चीजों को डील करने के स्मार्ट तरीके होते हैं, जैसा मैंने आपको सिखाया, स्पेशली फॉर टॉपिक्स लाइक ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। अगर आप उसमें डिस्क्लोजर्स वाले टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके चलते हो, बिकॉज इस वाले पेपर में भी डिस्क्लोजर का एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, वही जो मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव डिस्क्लोजर्स, उसी में से आईसीआई बार बार एक सवाल पूछता है। प्लस कंपनीज एक्ट के शेयर्स वाले सेक्शंस आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए, वन ऑफ द फेवरेट पार्ट ऑफ आईसीआई। प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जितनी भी आपकी थ्योरी और बाकी चीजें उनको एक बार गो थ्रू करके चलो। सो अगेन इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर पेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट राइट टू द पॉइंट। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें पहले आपका एसेज वाला पार्ट आ जाएगा, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन कंक्लूजन। और हाँ, गलती करना कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप छोटी मोटी गलतियां भी करते हो
तो भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, अच्छे अच्छे नंबर मिल सकते हैं ऑडिटिंग में। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक। क्या सीखने को मिला आपको, कौन सी ऐसी मजेदार चीज सीखने को मिली, जरा मेरे को कमेंट करके भी पक्का पक्का बताना। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सर ये हमको कहाँ मिलेगा, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड उस टेलीग्राम चैनल पे आपको एक कॉपी भी मिल जाएगी, और जो भी इंटर ऑडिट रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो मैं वहां डालता रहता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लगे रहो। और लास्ट में वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। विश यू द बेस्ट, कीप गोइंग।